वेलकम बैक टू मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में आपका मैं स्वागत करता हूं फिर से। अभी तक हम लोग जो है 4 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। उन चारों के चारों लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया क्रिस्टल क्लियर मैनर में डिस्कस किया, ठीक है। बेसिक से एडवांस लेवल तक उन कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और सारे क्वेश्चंस भी किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए जो उन कॉन्सेप्ट से, मास्टर कॉन्सेप्ट से बन सकते थे। सो ये आपका जो है 5th लेक्चर है जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीपीयू शेड्यूलिंग, ठीक है। सीपीयू शेड्यूलिंग में सबसे पहले, ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग जितनी भी है उनमें टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए और एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए कुछ हमें प्रोसेस के टाइम्स को देखना होगा, ठीक है। देयर आर वेरियस प्रोसेस टाइम्स जिनको हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे पहले, फिर हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग एफसीएफएस पर और एसडीएफ पे जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो लेक्चर है 5th लेक्चर, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एफसीएफएस और एसडीएफ एंड वेरियस टाइम्स ऑफ प्रोसेस। ओके, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग कुछ टाइम्स डिस्कस करेंगे प्रोसेस के, ठीक है, जिनके बारे में अगर हमें क्रिस्टल क्लियर आइडिया होगा कि क्या होता है आपका अराइवल टाइम, क्या होता है आपका वर्स्ट टाइम, क्या होता है आपका रिस्पॉन्स टाइम, क्या होता है आपका टर्न अराउंड टाइम, क्या होता है आपका वेटिंग टाइम, तो हम अच्छे से और कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं, तो सीपीयू शेड्यूलिंग के जो एल्गोरिथम्स हैं वहां पे हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर, एज आई हैव टोल्ड यू, देयर आर वेरियस टाइम्स ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस के बहुत सारे टाइम्स होते हैं जिनको मैंने पहले लिस्ट डाउन कर दिया है, वेरियस टाइम्स ऑफ प्रोसेस, ठीक है। वन बाय वन करके डिस्कस भी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सबसे पहला है आपका अराइवल टाइम, जिसको हम लोग एटीबी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अराइवल टाइम को हम लोग एटीबी कहते हैं। दूसरा है आपका वेटिंग टाइम, जिसको हम लोग डब्ल्यूटी भी कहते हैं, डब्ल्यूटी। थर्ड वन है आपका रेस्पॉन्स टाइम, जिसको हम लोग आरटीबी कहते हैं, रेस्पॉन्स टाइम, ठीक है। फोर्थ वन है आपका वर्स्ट टाइम और इसको एग्जीक्यूशन टाइम भी कहते हैं और रनिंग टाइम भी कहते हैं, ठीक है, रनिंग टाइम भी कहते हैं, ठीक है। और इसको जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बीटी से, वर्स्ट टाइम से, ठीक है। एंड फिफ्थ वन है आपका कंप्लीशन टाइम, ठीक है, सीटी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। एंड लास्ट वन है आपका टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, जिसको हम लोग टीएटी भी कहते हैं, टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। तो वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे, देन फिर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे जाएंगे, एफसीएफएस पे और एसडीएफ पे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला जो आपका टाइम है दोस्तों वो है आपका अराइवल टाइम, जिसको हम लोग एटी से डिनोट करते हैं। ओके, सो फ्रॉम दी नेम ओनली यू कैन अंडरस्टैंड अराइवल टाइम, मतलब किस टाइम पे, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो प्रोसेस है वो रेडी क्यू में अराइव कर रही है। किसे अंडरस्टूड, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम प्रोसेस इज कमिंग और एंटरिंग इनटू द रेडी क्यू। ओके, मींस आपकी प्रोसेस जो है एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है, ठीक है। सो बिल्कुल वही जो स्टेटमेंट मैंने आपको बोला है वही मैंने आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए, ठीक है, मैंने यहां पे लिख भी दिया है, ठीक है। अराइवल टाइम इज द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच ए प्रोसेस एंटर्स द रेडी क्यू, जिस टाइम पे आपकी प्रोसेस रेडी क्यू में एंटर कर रही है। अराइवल टाइम इज व्हाट, arrival time is what, my dear friend, the point of time at which a process is entering into the ready queue. Waiting time, WT, okay, कितना टाइम आपका जो है प्रोसेस को रेडी क्यू में, ठीक है, स्पेंड करना पड़ा उसको सीपीयू पे असाइन होने के लिए, सीपीयू को लेने के लिए, उसको वेटिंग टाइम कहते हैं, ठीक है। वेटिंग टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट, मैंने बताया ना कितना टाइम उसको स्पेंड करना पड़ा, ओके, बाय ए प्रोसेस वेटिंग इन द रेडी क्यू फॉर गेटिंग द सीपीयू, सीपीयू को लेने के लिए कितना टाइम उसको वेट करना पड़ा, स्पेंड करना पड़ा रेडी स्टेट में, ठीक है, तब जाके उसको सीपीयू असाइन किया गया, ठीक है, उसको सीपीयू मिला। सो वेटिंग टाइम इक्वल टू व्हाट, टर्न अराउंड टाइम माइनस बीटी, ठीक है। इसका शॉर्ट में फॉर्मूला क्या होता है, टीएटी इक्वल टू व्हाट, और सॉरी वेटिंग टाइम है ना ये, तो ये होगा डब्ल्यूटी, वेटिंग टाइम इक्वल टू व्हाट, TAT, टर्न अराउंड टाइम माइनस BT, टर्न अराउंड टाइम माइनस BT, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, रेस्पॉन्स टाइम,
नेक्स्ट वन इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पॉन्स टाइम, ठीक है, जिसको हम लोग आरटी कहते हैं। तो रेस्पॉन्स टाइम आपका क्या होता है, रेस्पॉन्स टाइम आपका क्या होता है, जब पहली बार आपके किसी भी प्रोसेस को सीपीयू मिला, ओके, माइनस अराइवल टाइम, वो रेडी क्यू में किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई थी, ठीक है, और कितने टाइम उसको वेट करना पड़ा, मतलब कितने टाइम वेट करने के बाद फर्स्ट टाइम उसको सीपीयू मिला। तो फर्स्ट टाइम गेट द सीपीयू बाय एनी प्रोसेस माइनस अराइवल टाइम, तो आपका रेस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। जब HRRN पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। So response time is what? Response time is the amount of time after which a process gets the CPU for the first time after entering the ready queue. Ready queue में enter होने के बाद कितने टाइम उसको वेट करना पड़ा रेडी क्यू में पहली बार उसको CPU मिलने के लिए, पहली बार उसको CPU असाइन होने के लिए। तो उन दोनों का डिफरेंस ही तो हो जाएगा। रेस्पॉन्स टाइम इक्वल टू व्हाट, टाइम एट विच प्रोसेस फर्स्ट गेट द CPU माइनस अराइवल टाइम, ठीक है, माइनस अराइवल टाइम। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। रेस्पॉन्स टाइम इज अ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टाइम व्हेन प्रोसेस विल गेट द CPU माइनस अराइवल टाइम। अंडरस्टूड? So the difference first time when process will get the CPU minus arrival time is called a response time, ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन अपने हिसाब से भी दे सकते हो। नेक्स्ट टाइम इज व्हाट माय डियर फ्रेंड, वर्स्ट टाइम। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यू कैन से इट व्हाट, रनिंग टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम, ओके। तो इसको आप दूसरे नामों से भी ठीक है कॉल कर सकते हो। वर्स्ट टाइम क्या होता है आपका, सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं वन बाई वन, ओके। Worst time is the amount of time required by a process for executing on CPU, ठीक है। Worst time is the amount of time required by a process for executing on CPU, ठीक है। CPU पे एग्जीक्यूट होने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है आपके प्रोसेस को, वो उसका वर्स्ट टाइम होता है, ठीक है। अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए जितना CPU टाइम चाहिए उसको, वो उसका वर्स्ट टाइम होता है। It is also called as execution time or running time, as I have told you already in starting. मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है, इसको हम लोग रनिंग टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्स्ट टाइम ऑफ ए प्रोसेस कैन नॉट बी नोन इन एडवांस बिफोर एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेस। एडवांस में नहीं पता होता है, ठीक है। इट कैन बी नोन ओनली आफ्टर द प्रोसेस हैज एग्जीक्यूटेड, ओके। जब प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है, तभी पता चलता है कि कितना वर्स्ट टाइम लगने वाला है CPU पर, कितना टाइम चाहिए उसको CPU पर, ठीक है। सो फिफ्थ वन इज व्हाट, कंप्लीशन टाइम, ठीक है। कंप्लीशन टाइम मतलब द पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, एट विच इट इज लीविंग द CPU, ठीक है, आफ्टर एग्जीक्यूशन। सो इसको एग्जिट टाइम भी कहते हैं। कंप्लीशन टाइम इज द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच ए प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन ऑन द CPU एंड टेक्स एग्जिट। अपना जो एग्जीक्यूशन है CPU को कंप्लीट कर लेती है और वहां से लीव करती है फ्रॉम द सिस्टम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जिट टाइम, ठीक है, एग्जिट टाइम भी कहते हैं इसको। लास्ट वन इज व्हाट, टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम TAT इक्वल टू आपका होता है, TAT इक्वल टू आपका होता है माय डियर फ्रेंड्स CT माइनस AT। TAT इक्वल टू आपका होता है टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू व्हाट, CT कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। TAT इक्वल टू होता है आपका कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। सो टर्न अराउंड टाइम इज द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड बाय ए प्रोसेस इन द सिस्टम, ठीक है। अंडरस्टूड? कितना टाइम आपका प्रोसेस ने सिस्टम के अंदर स्पेंड किया, कब वो कंप्लीट हुई, कब वो रेडी क्यू में आई थी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका क्या कहलाएगा, टर्न अराउंड टाइम कहलाएगा, ठीक है। टोटल कितना टाइम स्पेंड किया सिस्टम के अंदर प्रोसेस ने, मतलब कब वो रेडी क्यू में आई और कब जाके वो कंप्लीट हुई, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। आई थिंक ये सारे जो टाइम है प्रोसेस के वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और क्या इनकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। फ्रॉम द नेम यू कैन अंडरस्टैंड ओनली, बट डेफिनेशंस जो मैंने आपको यहाँ बताई, ठीक है, उनको रिमेंबर रखिएगा। डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं थ्योरेटिकल, क्योंकि आजकल MSQ आ रहे हैं, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले जो CPU शेड्यूलिंग है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ CPU शेड्यूलिंग, ओके, एल्गोरिथम्स। हम लोग वन बाय वन करके सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है,
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FIFO डेटा स्ट्रक्चर पे काम करती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो आपके रेडी स्टेट में पहले आएगी उसको पहले CPU असाइन किया जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। सो FCFS शेड्यूलिंग हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग गैंट चार्ट बनाते हैं, कैसे टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करते हैं, कैसे एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, ठीक है। इन FCFS शेड्यूलिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग, ओके, नाम से पता चल रहा है, द प्रोसेस विच अराइव्स फर्स्ट इन द रेडी क्यू इज फर्स्टली असाइन्ड द CPU, ओके। जो प्रोसेस आपका रेडी क्यू में पहले आ रहा है उसको पहले CPU असाइन करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन पे आपका FCFS शेड्यूलिंग काम करती है, ठीक है। इन केस ऑफ ए टाई, सपोज टू प्रोसेसेस आर अराइविंग एट द सेम टाइम इन द रेडी क्यू, दो प्रोसेस सेम टाइम पे रेडी क्यू में आ रहे हैं तो वहां पे टाई हो जाएगा भाई, कंफ्यूजन हो जाएगा FCFS शेड्यूलिंग के लिए कि किसको पहले शेड्यूल किया जाए, किसको पहले CPU असाइन किया जाए। तो उस कंफ्यूजन को ब्रेक करने के लिए, उस टाई को ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिसका अराइवल, जिसका प्रोसेस आईडी लोअर होगा, ठीक है, उस प्रोसेस को पहले CPU असाइन कर देंगे, ठीक है। सो इन केस ऑफ ए टाई, प्रोसेस विद स्मॉलर प्रोसेस आईडी इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, ठीक है। जिसका प्रोसेस आईडी क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है, मतलब सेम टाइम पे अराइव कर रहे हैं रेडी क्यू में, कंफ्यूजन टाई हो गया तो जिसका प्रोसेस आईडी कम होगा उसको CPU पहले असाइन कर दिया जाएगा उस टाई को ब्रेक करने के लिए। इट इज ऑलवेज नॉन प्रिमिटिव इन नेचर, ये नॉन प्रिमिटिव नेचर होती है, मतलब जो प्रोसेस पहले रेडी क्यू में आई उसको पहले आपका CPU असाइन किया गया तो वो अपने आप को पूरा कंप्लीट करके ही बाहर निकलेगी, ठीक है, पूरा CPU टाइम अपना कंप्लीट करेगी। अगर IO टाइम की जरूरत नहीं है उसको तो अपना जितना भी उसको वर्स्ट टाइम या CPU टाइम गिवन है उसको कंप्लीट करके ही टर्मिनेट करेगी, ठीक है, CPU को लीव करेगी, अंडरस्टूड। अगर उसको IO की जरूरत नहीं है, IO टाइम की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो हमेशा नॉन प्रिमिटिव इन नेचर होती है ये, ठीक है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू इंप्लीमेंट है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, जो प्रोसेस रेडी क्यू में पहले आई उसको पहले CPU असाइन कर देंगे, छुट्टी, नॉन प्रिमिटिव नेचर होती है, ठीक है, रनिंग टाइम पूरा कंप्लीट करके ही वो टर्मिनेट होगी, ठीक है। सो इट इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इट कैन बी इजिली इंप्लीमेंटेड यूजिंग क्यू डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, यूजिंग क्यू डेटा स्ट्रक्चर। इट डज नॉट लीड टू स्टारवेशन, स्टारवेशन जैसी यहाँ कोई सिचुएशन नहीं होती, ठीक है, सबको फेयर चांस मिलेगा, ठीक है, सारी प्रोसेस को फेयर चांस मिलेगा, जिसका जिसका, ठीक है, जो पहले आए उसको पहले दिया जाएगा, वो एग्जीक्यूट करके बाहर निकलेगी, फेयर चांस मिल रहा है, स्टारवेशन यहाँ लीड ही नहीं हो रहा, नॉन प्रिमिटिव नेचर है, ठीक है। डिसएडवांटेज, ठीक है, इट डज नॉट कंसिडर द प्रायोरिटी और वर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेसेस, यहाँ कोई प्रायोरिटी कंसिडर नहीं की जाती है कि भाई जो पहले प्रोसेस रेडी क्यू में उसको CPU असाइन कर दिया गया तो जो कोई और प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो उसको प्रिम्प्ट करके, नॉन प्रिमिटिव नेचर है ना तो प्रिम्पशन अलाउड ही नहीं है, तो प्रायोरिटी ऐसी कोई चीज यहाँ कंसिडर ही नहीं की जा रही है, सिंपली उस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, जो पहले रेडी क्यू में आई उसको पहले CPU असाइन कर दिया जाएगा, सिंपल, ठीक है। इट सफर्स फ्रॉम कॉन्वॉय इफेक्ट, कॉन्वॉय इफेक्ट से ये सफर करती है। कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है आपका, इन कॉन्वॉय इफेक्ट कंसिडर प्रोसेसेस विद हायर वर्स्ट टाइम arrived before the processes with smaller worst time, ठीक है। तो जो कॉन्वॉय इफेक्ट है, मतलब कंसीडर करो, सिचुएशन कंसीडर करो कि आपके रेडी क्यू में वो प्रोसेसेस सब पहले आई जिनका हायर वर्स्ट टाइम था, और ठीक है, उसके बाद फिर आपकी लोअर वर्स्ट टाइम की प्रोसेसेस आई, तो लोअर वर्स्ट टाइम की प्रोसेसेस को CPU लेने में ज्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा, तो इस इफेक्ट को, इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। देन स्मॉलर प्रोसेसेस हैव टू वेट, ज्यादा टाइम तक वेट करना पड़ेगा, फॉर ए लॉन्ग टाइम तक वेट करना पड़ेगा फॉर लॉन्गर प्रोसेसेस टू रिलीज द CPU, ठीक है। तो लॉन्गर प्रोसेस, जो लॉन्गर वर्स्ट टाइम की प्रोसेस है वो CPU को लॉन्गर टाइम में रिलीज करेंगे, तो डेफिनेटली ज्यादा टाइम तक वेट करना पड़ेगा जो भी स्मॉलर वर्स्ट टाइम की प्रोसेसेस हैं। अगर ये सिचुएशन अराइज हुई तो मतलब सारी की सारी हाईएस्ट वर्स्ट टाइम की जो प्रोसेस है वो पहले अराइव कर गई रेडी क्यू में, फिर उसके बाद लोअर वर्स्ट टाइम की प्रोसेस आ रही है, तो लोअर वर्स्ट टाइम की प्रोसेस को ज्यादा वेट करना पड़ेगा CPU लेने के लिए फ्रॉम द हायर वर्स्ट टाइम प्रोसेस से,
ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। ये एक सिचुएशन है सिंपली जो अज्यूम की गई है, अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है, तो ये सिचुएशन अराइज हो जाएगी, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट, और कॉन्वॉय इफेक्ट से ये सफर करता है, ठीक है। चलो, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपने देख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एक सिंपल मैंने यहाँ पे भाई एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है आपका एग्जाम्पल 1, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल वी आर हैविंग 5 स्टेट्स जिनकी प्रोसेस आईडी मैंने P1, P2, P3, P4, P5 इस तरीके से यहाँ पे लिखी हुई है। अराइवल टाइम है वो रेडी क्यू में कब अराइव कर रही हैं, ठीक है, और उनका वर्स्ट टाइम गिवन है 4, 3, 2, 1, 3, उनका वर्स्ट टाइम गिवन है, ठीक है। सो इफ द सीपीयू शेड्यूलिंग पॉलिसी इज FCFS, ओके, सीपीयू शेड्यूलिंग पॉलिसी मेरी क्या है, FCFS है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो हमेशा नॉन प्रिम्प्टिव नेचर होती है। कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो इसका गैंट चार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका गैंट चार्ट बनाते हैं, तो मैं यहीं पे बना देता हूं आपके लिए, ठीक है। ये रहा इसका गैंट चार्ट, ठीक है। सबसे पहले इसका गैंट चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, कि अंडरस्टूड। तो सबसे पहले रेडी क्यू में आपकी कौन सी प्रोसेस अराइव हो रही है, एट टाइम 0 पर आपकी अराइव हो रही है कौन सी माय डियर फ्रेंड्स, P3। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, P3 को CPU असाइन कर देंगे, तो P3 आपकी शेड्यूल हो जाएगी, और इसका जितना भी वर्स्ट टाइम होगा वो कंप्लीट करके ही बाहर निकलेगी फिर, ठीक है। सो 0 से 2, 0 से 2 आपका क्या हो गया, P3 एग्जीक्यूट हो गई, तो ये खत्म हो गई फिर, ठीक है। अब देखो एट टाइम 2 पर रेडी क्यू में कोई प्रोसेस अराइव नहीं हो रही है, मतलब आपका रेडी क्यू क्या है, एम्प्टी है। एट टाइम 2 पे रेडी क्यू में कोई प्रोसेस अराइव नहीं हो रही है, ठीक है। तो किस टाइम पे अराइव हो रही है, एट टाइम 3 पे अराइव हो रही है। तो 2 से 3 आपका जो है CPU आइडियल रहेगा, उसमें कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रही, क्योंकि एट टाइम 2 पर कोई प्रोसेस रेडी क्यू में है ही नहीं। तो 2 से 3 आपका CPU क्या रहेगा, आइडियल रहेगा, एक यूनिट वो आइडियल चलेगा, ठीक है। एट टाइम 3 पर रेडी क्यू में आपका क्या है, P1 आ गई, तो P1 का वर्स्ट टाइम कितना है 4, तो P1 शेड्यूल करेंगे और पूरा वो नॉन प्रिम्प्टिव नेचर है, पूरा एग्जीक्यूट करके बाहर आएगी। 3 से 7 तक वो अपना पूरा 4, 3 + 4 7 पूरा अपने आप को एग्जीक्यूट कर लेगी। तो देखो एट टाइम 7 पर रेडी क्यू में सारी प्रोसेस अराइव कर गई आपकी, देखो P1 भी खत्म हो गई यहाँ से, तो रेडी क्यू में एट टाइम 7 तक सारी प्रोसेस रेडी क्यू में आ गई, ठीक है। P2 भी आ गई, P4 भी आ गई और P5 भी आ गई, लेकिन पहले कौन सी आई, P5 एट टाइम 4 पर आई ना ये, ठीक है। तो P5 को हम लोग पहले शेड्यूल करेंगे, ऑर्डर में देखेंगे ना कि कौन सी पहले आई, तो 4 पर आपकी P5 आई, ठीक है। एट टाइम 3 पर P1 थी, 4 पे आपकी P5 आ गई, इसका कितना है पूरा 7 है, 3 है इसका वर्स्ट टाइम, तो 10, ये पूरा अपने आप को एग्जीक्यूट कर ले गई, ठीक है। अब मेरा P2 और P4 बचा, दोनों का अराइवल टाइम जो है रेडी क्यू में आने का वो 5-5 है, दोनों का रेडी क्यू में आने का अराइवल टाइम क्या है, 5-5 है। तो P2 और P4 के बीच में मेरा क्या हो गया, टाई हो गया ना, तो इस टाई को तो ब्रेक करना पड़ेगा। टाई क्यों हो गया, क्योंकि दोनों का अराइवल टाइम रेडी क्यू में सेम है, ठीक है, दोनों सेम टाइम पे रेडी क्यू में अराइव की, ठीक है। तो इसमें से इसको टाई ब्रेक कैसे करेंगे, जिस प्रोसेस का जो है प्रोसेस आईडी लोअर है, तो देखो P2 और P4 है, P2 का लोअर है, तो P2 को पहले शेड्यूल कर देंगे, और P2 का वर्स्ट टाइम कितना है भाई, 3 है, तो 10 to 13, ठीक है। तो P2 भी आपका खत्म हो गया, और सबसे लास्ट में P4 को शेड्यूल कर देंगे, ठीक है। तो 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। तो ये गैंट चार्ट बन गया इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इस ऑर्डर में आपकी जो है एग्जीक्यूट होंगी प्रोसेसेस, ठीक है, CPU पर, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में ही हम लोग साइड में क्या कर लेते हैं, यहीं पे अगर लिख लोगे तो आसानी रहेगी, CT लिख लो, यहाँ पे हर एक प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम भी यहीं पे लिख लेंगे, गैंट चार्ट को देख के हम पता कर लेंगे कि कब कौन सी प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम कितना है। फिर उसके बाद TAT भी यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे, देन बाद में WT वेटिंग टाइम भी यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, वेटिंग टाइम भी यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 7 है, यहां जाके कंप्लीट हो रही है P1, 7 है, प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 7 है, ठीक है। P2 का कितना है भाई, P2 का कंप्लीशन टाइम 13 है, P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 13 है। P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है,
P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 2 है, ठीक है, P3 का कंप्लीशन टाइम 2 है, ठीक है। P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है भाई, 14 है, 14। और P5 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 10 है, जो हम गैंट चार्ट देख के आसानी से पता कर ले रहे हैं, ठीक है, 10 है। चलो अब इसका टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू व्हाट, CT माइनस AT, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, completion time minus arrival time, TAT equal to what, completion time minus arrival time. So CT minus AT, 7 minus 3 how much, 4, 7 minus 3 how much, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 7 minus 3 how much, 4, then 13 minus 5 how much, 8, मैं पूरा लिख देता हूँ जो माइनस कर रहा हूँ, 2 minus 0 how much, 2, ठीक है, 12 minus 5 सॉरी 14 minus 5 9 and 10 minus 4 how much, 6. So this is a TAT for every process. And what is WT? WT equal to what, TAT minus BT, turnaround time minus worst time, ठीक है। तो this is a turnaround time minus worst time. So 4 minus 4 डायरेक्टली लिख देता हूं, आपको इतना समझ में आया होगा। 4 minus 4 0 लिख देता हूं यहां पे, 4 minus 4 इक्वल टू 0, 8 minus 3 इक्वल टू 5, ओके, 2 minus 2 इक्वल टू 0, 9 minus 1 इक्वल टू 8 and 6 minus 3 इक्वल टू 3. सो हमें यहां क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम, ये कैलकुलेट करना है। सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए इस पूरे को उठा के ऐड कर लो, कितना हो जाएगा ये, 12, 14, 14 एंड 9, 23 एंड 6, 29, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5, 16 हो जाएगा, 8 एंड 3, 11, 5, 16, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लो, 8 एंड 4 कितना हो जाएगा, 12, 2 14, 14 9 23 एंड 6 29, एंड ये कितना हो जाएगा, 8 3 11 5 16, ठीक है। सो यहाँ पे एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया, एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया, 29 डिवाइड बाई 5, ओके, 5 5 जा 25, ओके, एंड 5 8 जा 40, 4 बचेगा, 5 8 जा 40, 5.8. सो ये डिवाइड कर लेना आप, 5 5 जा 25 एंड रिमेनिंग इज 4 डेसिमल 40, 5 8 जा 40, एंड एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो गया, 16 डिवाइड बाई 5, 5 3 जा 15 and 2 is there, okay, 5 3 ja 15, 1 is there, and 5 2 ja 10, 3.2, ठीक है। So this is the average turnaround time in this question and this is the average waiting time in this question by using FCFS CPU scheduling, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस को आपको डील करना है FCFS, ठीक है, नॉन प्रिम्प्टिव हमेशा नेचर होती है, जो पहले आपकी आएगी वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा सबको, कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें, ठीक है, यस। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है यहां पे FCFS शेड्यूलिंग का, ठीक है। सो यहां पे कितनी प्रोसेसेस है, P1 P2 एंड P3, आपकी 3 प्रोसेसेस हैं, उनका अराइवल टाइम गिवन है रेडी क्यू में आने का 035, वर्स्ट टाइम गिवन है हर प्रोसेस का 216, कितना उनको रनिंग टाइम चाहिए सीपीयू में, ठीक है। इफ द कितना सीपीयू टाइम चाहिए, इफ द सीपीयू शेड्यूलिंग पॉलिसी इज FCFS, सीपीयू शेड्यूलिंग पॉलिसी क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, ओके। कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो आपको यहां पे कैलकुलेट करना है एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। सिमिलर क्वेश्चन है बट वहां पे 5 प्रोसेसेस थी, यहां पे आपकी 3 प्रोसेसेस हैं, ठीक है। जो वहां पे कॉन्सेप्ट लगाया था वही कॉन्सेप्ट हमें यहां पर भी लगाना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है।
तो मैं चाहूंगा कि आप इसको सॉल्व करो, और 1 मिनट इज सफिशियंट फॉर दिस और 2 मिनट इज सफिशियंट फॉर दिस, ओके, नॉट मोर देन 2 मिनट, ओके। सो जल्दी से गैंट चार्ट बनाओ। देखो मैं तो कर दूंगा, लेकिन आपको मैं यहाँ पे लाइव का फील देना चाहता हूँ, आप भी करो मेरे साथ साथ, ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ यहाँ पे करो, और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि सर विद इन टाइम, जो भी आपने टाइम प्रोवाइड किया था उस टाइम में हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था, ठीक है। तो विद इन टाइम क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, ये मैं चाहता हूं, क्योंकि मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको दिए वो किस तरह मैनर में दिए, तो मैं चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर पाओ और क्वेश्चंस लगा पाओ, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ, ठीक है, जल्दी से बताओ, मैं वेट कर रहा हूं आपका, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के भी बताओगे कि सर हमने विद इन टाइम सॉल्व कर लिया। तो जो करने वाले होंगे उन्होंने कर भी लिया होगा, ठीक है। अदरवाइज आप अपना वीडियो पॉज कर लेना और फिर करना, मैं भी इसको यहां पे सॉल्व कर देता हूं। तो गैंट चार्ट बना लेते हैं सबसे पहले, तो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गैंट चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। 3 प्रोसेस है ओनली, P1 P2 P3। सबसे पहले रेडी क्यू में कौन सी अराइव हो रही है एट टाइम 0 पर, P1। तो भाई P1 को हम लोग पहले असाइन कर देंगे अपना CPU, तो 0 इसका वर्स्ट टाइम 2 है, पूरा कंप्लीट करके बाहर आएगी, ठीक है। तो ये खत्म, ठीक है। तो एट टाइम 2 पर रेडी क्यू में कुछ है ही नहीं, मतलब कोई प्रोसेस आपकी अराइव ही नहीं हुई एट टाइम 2 पर, जब P1 ने अपना एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट किया, वर्स्ट टाइम कंप्लीट किया। तो सो भाई कौन किस टाइम पे रेडी क्यू में प्रोसेस आ रही है, एट टाइम 3 पर। तो 2 से 3 यहाँ पर भी आइडल चलेगा, ठीक है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आपको, यहाँ पर भी एक यूनिट आपका CPU आइडल चलेगा, जब 3 टाइम तक पहुंच जाएगा तब रेडी क्यू में आपकी P2 अराइव कर जाएगी, ठीक है। और P2 हम लोग शेड्यूल कर देंगे किसको, किस पे, CPU पर। इसका वर्स्ट टाइम सिंपली क्या है, 1 है, तो 3 से 4 आपका P2 चलेगा, ये भी अपने आप को खत्म कर लेगा, ठीक है। तो देखो एट टाइम 4 पर भी रेडी क्यू में कोई प्रोसेस नहीं है, तो ये समझने आप, ठीक है, समझने वाली चीज है, ठीक है। एट टाइम 4 पर भी रेडी क्यू में कोई प्रोसेस नहीं है, तो कितने टाइम पे आ रही है, एट टाइम 5 पे आ रही है, तो 4 से 5 यहाँ पर ये भी आइडियली चलेगा। फिर से एक यूनिट आपका क्या प्रोसेसर क्या चलेगा, आइडियल चलेगा, ठीक है, आइडियल चलेगा। देन एट टाइम 3 पर रेडी क्यू में क्या आ रही है, एट टाइम 5 पे रेडी क्यू में P3 आ रही है, देन हम लोग P3 शेड्यूल कर देंगे यहाँ पर, और इसको कितना वर्स्ट टाइम चाहिए, 6, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11, 5 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके कंप्लीशन टाइम लिख लो यहाँ पे फटाफट, यहाँ पे कंप्लीशन टाइम लिख लो, यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम लिख लो, और यहाँ पे WT लिख लो, वेटिंग टाइम लिख लो, ठीक है, अंडरस्टूड, यस। सो कंप्लीशन टाइम ऑफ P1, कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 कितना है, 2 है, यहां से क्लियरली आप देख सकते हो कितना है, 2 है। कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 कितना है, 4 है, एंड कंप्लीशन टाइम ऑफ P3 क्लियरली आप यहां देख सकते हो कितना है, 11 है। तो कंप्लीशन टाइम हम लोगों ने P1 P2 और P3 का कैलकुलेट कर लिया गैंट चार्ट को देखकर, ठीक है। उसके बाद कंप्लीशन, उसके बाद टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है P1 P2 और P3 का। तो टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू व्हाट, CT माइनस AT। तो CT कितना है, 2, 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। 4 CT, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1, और 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा, 6। ये आपका टर्न अराउंड टाइम आ गया, ठीक है, ये आपका टर्न अराउंड टाइम आ गया 216, ठीक है। TAT आ गया आपका ये 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 3 1, 11 माइनस 5 6, एंड WT कितना आ जाएगा आपका, WT कितना आ जाएगा, TAT माइनस BT, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, एंड 6 माइनस 6 वॉट 0, ठीक है, 6 माइनस 6 इज वॉट 0, ओके। सो ये आपका यहाँ पे कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 कितना है, 2 है, P2 कितना है, 4 है, P3 कितना है, 11 है। तो CT माइनस 80, 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 3 1, और 11 माइनस 5 6। वेटिंग टाइम कितना है, 0 0 0। TAT माइनस BT, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, एंड 6 माइनस 6 इज वॉट 0, ठीक है। तो यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा, 2 1 4 एंड 6 10, और वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, 0, वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। सो वेटिंग टाइम आपका कितना हो गया, 0। तो
एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आ गया इस केस में 10 डिवाइड बाई 3, सो 3.33, ठीक है। एंड एवरेज वेटिंग टाइम कितना आया, पूरा ऐड करोगे 0 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना आया 0 और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आया 3.33 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे डील करना है, ठीक है। आई थिंक आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो एफसीएफएस के क्वेश्चंस को आपको ऐसे डील करना है, जो पहले सीपीयू में आया उसको पहले असाइन करो, ठीक है, अंडरस्टूड। और नॉन प्रिमिटिव इन नेचर है, पूरा कंप्लीट करके ही बाहर आएगा, ठीक है भाई। चलो सो नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो दूसरी आपकी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो है आपकी एसजेएफ, वो है आपकी एसजेएफ, ओके, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है। So from the name only you can understand the full form of this is was shortest job first, shortest job first, ठीक है। मतलब आपके सपोज आपके रेडी क्यू में बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, ठीक है, तो उनमें से किस प्रोसेस को सीपीयू पहले असाइन करना है, आउट ऑफ ऑल अवेलेबल प्रोसेसेस इन द रेडी क्यू वी विल असाइन, ओके, वी विल असाइन सीपीयू that process whose worst time is smaller from all available processes, जिसका worst time क्या है, smaller है। जितनी भी प्रोसेस आपके रेडी क्यू में है उनमें से उस प्रोसेस को सीपीयू असाइन करेंगे जिसका वर्स्ट टाइम क्या है, स्मॉलर है, फ्रॉम ऑल अवेलेबल प्रोसेसेस इन द रेडी क्यू, ठीक है भाई ये। और इन केस अगर कोई टाई आता है, टाई का मतलब है कि अगर किन्हीं दो प्रोसेसेस का वर्स्ट टाइम क्या है, सेम है, तो उसको ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ एफसीएफएस शेड्यूलिंग, ओके। मतलब अगर किन्हीं दो प्रोसेस का वर्स्ट टाइम सेम है तो देखेंगे किसका अराइवल टाइम लेस है रेडी क्यू में, उसको पहले असाइन करेंगे। और अगर अराइवल टाइम भी सेम है तो देखेंगे किसका प्रोसेस आईडी लेस है। तो इस तरीके से हम लोग टाई ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एसजेएफ शेड्यूलिंग में क्या होता है, in SJF scheduling, out of all the available processes, CPU is assigned to the process having smallest worst time, okay। So CPU किसको असाइन करेंगे, जिसका worst time क्या है, smallest है, from all available processes in the ready queue, understood। in case of a tie, अगर किन्हीं दो प्रोसेस का सेम वर्स्ट टाइम है तो एफसीएफएस से उसको ब्रेक करेंगे, मतलब उसका अराइवल टाइम आपका रेडी क्यू में लेस होगा, ठीक है, उसको पहले असाइन करेंगे सीपीयू। और अगर इन केस ऑफ वर्स्ट टाइम भी सेम है, अराइवल टाइम भी सेम है, तो फिर जिसका प्रोसेस आईडी लेस होगा उसको पहले असाइन करेंगे सीपीयू। ये तरीका है टाई ब्रेक करने का। इट इज ब्रोकन बाय एफसीएफएस शेड्यूलिंग, उसको ब्रेक किया जाएगा, ठीक है, बाय यूजिंग एफसीएफएस शेड्यूलिंग, ठीक है, मैं बता चुका हूं आपको। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आपके दोनों मोड में ऑपरेट करती है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। अभी तक जो एफसीएफएस थी वो आपके प्रिमिटिव मोड में ऑपरेट, नॉन प्रिमिटिव मोड में ऑपरेट करती थी। एसजेएफ आपके दोनों मोड में ऑपरेट करती है, नॉन प्रिमिटिव मोड में भी ऑपरेट करती है और प्रिमिटिव मोड में भी ऑपरेट करती है, ठीक है। सो नॉन प्रिमिटिव मोड तो सिंपल है, ठीक है, जिसका आपका बस टाइम कम होगा उसको सीपीयू असाइन करेंगे, वो पूरा अपने आप को एग्जीक्यूट करके बाहर आएगी। उसके बाद जितनी प्रोसेस आपकी रेडी क्यू में होंगी फिर से देखेंगे किसका बस टाइम कम है, उसको फिर सीपीयू असाइन करेंगे एंड सो ऑन। इस तरीके से एग्जीक्यूट करते रहेंगे नॉन प्रिमिटिव मोड में। प्रिमिटिव मोड आपका होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, इसको शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो देखेंगे दोनों को डिटेल में, हम लोग दोनों मोड में ऑपरेट होती है ये आपकी, ठीक है। सो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। जो आपकी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट होती है ना, ये आपका गारंटीड आपको एवरेज मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम देती है। मतलब ये आपकी इसकी जो परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, वो बेटर होता है फ्रॉम ऑल द अवेलेबल सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। एवरेज मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम होगा तो डेफिनेटली इसकी जो परफॉर्मेंस होगी, ठीक है, वो बेटर होगी फ्रॉम ऑल द अवेलेबल सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये आपको याद रखना है, ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। सो एडवांटेज क्या है, एसआरटीएफ इज ऑप्टिमल एंड गारंटीज द मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम, ठीक है, एवरेज वेटिंग टाइम मिनिमम होगा, ठीक है। एंड सेकेंड वन, it provides a standard for other algorithms since no other algorithm performs better than it, okay, no other algorithm performs
ओके, सिंस नो अदर एल्गोरिथम परफॉर्म्स बेटर देन इट। ओके, तो कोई भी इससे अच्छे परफॉर्म नहीं करती, जितनी भी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है सबसे बेटर यही है। परफॉर्मेंस के मामले में गारंटीड मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम देती है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन देती है, ठीक है, तो बेटर है, सबसे ज्यादा बेटर रिजल्ट आपका यही देती है, परफॉर्मेंस आपका यही देती है। डिसएडवांटेज क्या है? It cannot be implemented practically since worst time of the processes cannot be known in advance. Practically नहीं possible है, ठीक है। It leads to starvation for processes with larger worst time, ठीक है। तो ऐसे केस में, ठीक है, जिन प्रोसेसेस का लार्जेस्ट वर्स्ट टाइम है, ठीक है, उनके लिए स्टारवेशन की सिचुएशन अराइज हो सकती है, बिकॉज जो आपकी स्मॉलर वर्स्ट टाइम की प्रोसेसेस है वो सीपीयू पर एग्जीक्यूट होती रहेंगी, तो लार्जेस्ट वर्स्ट टाइम की प्रोसेस को तो कोई टाइम मतलब इंडेफिनिट टाइम तक वेट करना पड़ सकता है ना, तो उनके लिए ये आपका क्या स्टारवेशन लीड कर सकता है। और स्टारवेशन हमेशा प्रिमिटिव मोड में आता है, यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव में नहीं, प्रिमिटिव मोड में आता है, ठीक है। तो दोनों की एडवांटेज, यहाँ पे अलग अलग एडवांटेज डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि नॉन प्रिमिटिव के अलग और प्रिमिटिव के अलग, क्योंकि एसडीएफ के दो मोड हैं, तो दोनों का यहीं पे एक साथ एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस कर रहे हैं। प्रायोरिटीज कैन नॉट बी सेट फॉर द प्रोसेसेस, यहां पर भी प्रायोरिटी सेट नहीं है, ठीक है, स्मॉलेस्ट वर्स्ट टाइम के बेसिस पर ही सीपीयू असाइन कर रहे हैं। प्रोसेसेस विद लार्जर वर्स्ट टाइम है पुअर रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है, जिनका लार्जेस्ट वर्स्ट टाइम है उनका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, पुअर है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है यहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। उसके तुरंत बाद यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चंस डिस्कस करने पे हमें एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन सीपीयू शेड्यूलिंग से पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल पूछेंगे तो वो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिए, और न्यूमेरिकल भी यहाँ पे देख लेते हैं। सो ये एसडीएफ का पहला न्यूमेरिकल है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें क्या गिवन है, प्रोसेस आईडी गिवन है, 5 प्रोसेसेस है, कंसीडर वी आर हैविंग 5 प्रोसेसेस, ओके, हुज प्रोसेस आईडी इज P1, P2, P3, P4 एंड P5, ओके। अराइवल टाइम उनका रेडी क्यू में किस टाइम पे वो अराइव हो रही है रेडी क्यू में वो गिवन है, और हमें वर्स्ट टाइम गिवन है, क्या गिवन है, वर्स्ट टाइम गिवन है, हर एक प्रोसेस का कितना सीपीयू टाइम चाहिए उनको अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इफ द सीपीयू शेड्यूलिंग पॉलिसी इज एसजेएफ नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, एसजेएफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नॉन प्रिमिटिव मोड है अगर, कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली देखो आप अगर हम ये मान के चलेंगे, ठीक है, कि रेडी क्यू में एट टाइम 0 पर मेरी कितनी प्रोसेस है रेडी क्यू में, तो इस तरीके से आप मेंटेन कर लिया करो। एट टाइम रेडी क्यू पर मेरे पास आपके एट टाइम 0 पर रेडी क्यू में सिर्फ एक प्रोसेस है P4, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो P4 हम लोग शेड्यूल करेंगे, हम लोग असाइन करेंगे, P4 को असाइन कर देंगे सीपीयू, और अपने आप को पूरा एग्जीक्यूट कर ही बाहर निकलेगा, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव मोड है, ठीक है। तो एट टाइम 0 पर P4 ही है, तो कुछ लगाना ही नहीं है, तो P4 को असाइन करेंगे, तो इसका वर्स्ट टाइम कितना है 6, से पूरा अपने आप को एग्जीक्यूट करके ही बाहर निकलेगी 0 से 6। अब देखो एट टाइम 6 तक रेडी क्यू में कितनी प्रोसेस अराइव हो चुकी है, तो देखो एट टाइम 6 तक रेडी क्यू में सारी की सारी प्रोसेस आ चुकी हैं। देखो P1 3 पर आ रही है, P2 1 पर आ रही है, और P3 4 पर आ रही है, P5 2 पर आ रही है, तो एट टाइम 6 पर रेडी क्यू में सारी प्रोसेसेस हैं आपके पास। P1 भी अराइव कर चुकी है, P2 भी अराइव कर चुकी है, P3 भी अराइव कर चुकी है, और P5 भी अराइव कर चुकी है। अब रेडी क्यू में आपके पास कितनी प्रोसेसेस हैं एट टाइम 6 पर, 4 प्रोसेसेस हैं, तो आउट ऑफ 4 प्रोसेसेस में से सीपीयू पहले किसको असाइन करना है, क्राइटेरिया क्या है, जिसका वर्स्ट टाइम क्या है, लोवेस्ट है, उसको पहले असाइन कर देना है, नॉन प्रिमिटिव है उसको असाइन करके कंप्लीटली एग्जीक्यूट करा देना है। फिर बची हुई में देखेंगे किसका आपका लोवेस्ट वर्स्ट टाइम है, फिर उसको असाइन करके उसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट करा देंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी मेरे पास P1 P2 P3 P4, P1 P2 P3 एंड P4, सबसे कम किसका है, मेरा P1 का है, तो P1 को यहाँ असाइन करके सीपीयू असाइन करके एग्जीक्यूट करा देंगे, तो मेरा P1 भी खत्म हो गया, ठीक है, P1 भी खत्म हो गया। P2 P3 एंड P5 बचा हुआ अभी रेडी क्यू में, P2 P3 एंड P5 किसका काम है, P3 का, तो P3 को एग्जीक्यूट यहाँ पे शेड्यूल करके सीपीयू असाइन करके एग्जीक्यूट करा देंगे। कितना है 2, 9 तक चल जाएगा, P3 भी मेरा गायब हो गया, ठीक है, P3 भी मेरा गायब हो गया। अब देख लो यहाँ पे P2 और P5 बचा, P2 और P5 बचा, P2 और P5 बचा, तो P2 और P5 में से कम किसका है, P5 का, तो P5 में यहाँ पे से असाइन कर दूंगा सीपीयू को, और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, तो P3 भी मेरा क्या हो गया
P5 भी मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो सिर्फ P2 बचा जिसका वर्स्ट टाइम कितना है, 4 है। तो सबसे लास्ट में P2 असाइन कर दूंगा। 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। सबसे लास्ट में मेरा P2 एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीशन टाइम वगैरह लिख लो, यहाँ पे CT, ओके, TAT और WT लिख लो यहाँ पे। ठीक है, जिससे आसानी रहेगी हमें, ठीक है, कैलकुलेट करने में। तो कंप्लीशन टाइम अब देखो, गैंट चार्ट देख के आप ये देख लो कि किस प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस किस टाइम पे कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो कंप्लीशन टाइम अब P1 मेरा कितना है, 7 है। P2 मेरा कितना है, 16 है। P3 मेरा कितना है, 9 है। P4 मेरा कितना है, 6 है। और P5 मेरा कितना है, 12 है। ठीक है, 12 है। कंप्लीशन टाइम सारी प्रोसेस का हमने कैलकुलेट कर लिया यहां पे। ठीक है, अब TAT कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, CT माइनस AT होता है। तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, यहां पे फॉर्मूला आपको पता है, 7 माइनस 3, ठीक है, 4 आ गया। 16 माइनस 1 कितना आ गया, 15 आ गया। 9 माइनस 4 कितना आ गया, 5 आ गया। 6 माइनस 0 कितना आ गया, 6 आ गया। एंड 12 माइनस 2 कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये तो TAT आ गया। WT कैसे निकालते हैं, TAT माइनस BT करके निकालते हैं। WT क्या निकालते हैं, TAT माइनस BT। ठीक है, सो 4 माइनस 1 हाउ मच, 3। WT कितना आ गया, 3 आ गया। 15 माइनस 4, ओके, कितना हो गया, 11। 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3 हो गया। 6 माइनस 6 कितना हो गया, 0 हो गया। और 10 माइनस 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो ऐड कर लो इनको और एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर दो। सो टर्न अराउंड टाइम का कितना हो गया, एडिशन कितना हो गया, 15 और 4 कितना होता है, 19, 19 5 24, 24 6 30 एंड 40, ये कितना हो गया आपका, 40 हो गया। और वेटिंग टाइम कितना हो गया, 11 3 14, 17 एंड 7 कितना हो गया, 24। 7 3 10 एंड 11 3 14 यानी 24। ठीक है, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आप ऐड कर लो इनको और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर दो। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू, एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज 40 डिवाइड बाय कितनी प्रोसेस है, 5। 40 डिवाइड बाय 5, 5 8 जा 40, कितना आ गया, 8 आ गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम निकाल दो, कितना है, 24। 24 डिवाइड बाई 5, 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 40, 4.8। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि किस तरीके से डील करना है SJF नॉन प्रिमिटिव में क्वेश्चंस को। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे हर एक प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम, हर एक प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम, हर एक प्रोसेस का वेटिंग टाइम, और फिर एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, अंडरस्टूड। सो आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। तो क्रिस्टल क्लियर करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी लिए हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट, मास्टर कॉन्सेप्ट देकर ही नहीं छोड़ा, जिससे कि आपको समझ में आए कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव तो आप कर लोगे, ठीक है, वो तो सिंपल है। नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मोड में आ जाते हैं। SRTF शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, कहीं कहीं पर वो ऐसे देगा SJF प्रिमिटिव और कहीं कहीं पे देगा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो आपको समझ जाना है कि SJF नॉन प्रिमिटिव ही है ये, सॉरी SJF प्रिमिटिव ही है ये। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2। तो यहां पर हमारे पास कितनी प्रोसेसेस है, 5 प्रोसेसेस है, P1 P2 P3 P4 P5। अराइवल टाइम 31402, मतलब लास्ट वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ पे SJF प्रिमिटिव लगा देंगे, 14263। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम, ओके, एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो देख लेते हैं भाई, इसको फटाफट कर लेते हैं। SJF प्रिमिटिव मतलब SRTF यूज करना है, तो मैं कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले गैंट चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले बेटा क्या बना लेते हैं, गैंट चार्ट बना लेते हैं, जिससे कि आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाए। तो मैंने क्या बताया था, इसमें आपको अगर आप रेडी क्यू में एट टाइम 0 पे कितनी प्रोसेस है, एट टाइम इस पे कितनी प्रोसेस है, तो आपको आसानी रहेगी।
सो एट टाइम 0 पर रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस है, P4 है आपकी, कौन सी है, P4। ये प्रिमिटिव नेचर है, तो P4 शेड्यूल जरूर करेंगे, P4 को CPU असाइन जरूर करेंगे, लेकिन कितनी यूनिट तक चलाएंगे, जिस उतने टाइम तक चलाएंगे आपका, ठीक है, CPU में उतने टाइम तक चलाएंगे जिस टाइम तक कोई प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव नहीं कर रही है। तो देखो एट टाइम 1 पे रेडी क्यू में P2 अराइव कर रही है, तो इसको एक ही यूनिट चलाएंगे 0 से 1 CPU में। तो P3 असाइन जरूर किया, लेकिन प्रिमिटिव नेचर है इसका, अभी 5 यूनिट चलना बाकी है, ठीक है। तो एट टाइम 1 पर, तो एट टाइम 1 पर रेडी क्यू में अभी P4 भी है और P1 भी अराइव कर गई, P4 भी है और P1 भी अराइव कर गई, ठीक है, P4 भी है और P2 अराइव कर गई, नॉट P1, P2 अराइव कर गई। एट टाइम 2 पे P2 अराइव कर गई, P4 भी है और P2 भी अराइव कर गई, ठीक है। एट टाइम 1 पे P2 भी अराइव कर गई। अब देखो एट टाइम 1 पे P4 P2 है, तो P4 P2 में से किसका स्मॉलेस्ट वर्स्ट टाइम है, P4, और P2 में से किसका वर्स्ट टाइम स्मॉलेस्ट है, P2 का है। तो P2 हम लोग यहां असाइन कर देंगे और कितने टाइम तक चलाएंगे, एक यूनिट ही चलाएंगे P2 को, क्योंकि एट टाइम 2 पर रेडी क्यू में P5 भी आ जा रही है भाई, तो यहां एक ही यूनिट चलाया। और एट टाइम 2 पर रेडी क्यू में अभी P4 भी है, P2 भी है और P5 भी आ गई, और P5 भी आ गई। तो P2 भी मेरी एक ही यूनिट चली, आउट ऑफ 4 एक यूनिट चली, तो 3 यूनिट अभी बची हुई है। तो आउट ऑफ P4 P2 P5, P4 ओके, P2 P4 ओके, P2 एंड P5, P2 कितना 3, P4 कितना 5, P5 कितना 3। तो यहां पर देखो वर्स्ट टाइम जो है आपका P2 का और P5 का सेम है, P2 का और P5 का सेम है, तो यहां पे टाई हो गया ना। तो जब टाई हो जाता है, जब वर्स्ट टाइम सेम है, ठीक है, जो भी रेडी क्यू में अवेलेबल है उनमें से किन्हीं दो प्रोसेस का वर्स्ट टाइम सेम है, तो उनका टाई किससे ब्रेक करते हैं, जिसका रेडी क्यू में अराइवल टाइम लेस होता है। तो रेडी क्यू में अराइवल टाइम P2 का कितना है 1 और P5 का कितना है 2, तो P2 को पहले असाइन कर देंगे और P2 को कहां तक चलाएंगे, P2 को नेक्स्ट मेरी एट टाइम 3 पर P1 भी आ जा रही है, तो यहां पर इसको एक ही यूनिट चलाएंगे, ठीक है, P2 को। और यहां बचा ये मेरी 2, ये मेरी बची कितनी 2 बची, ठीक है। तो एट टाइम 3 पर रेडी क्यू में, एट टाइम 3 पर रेडी क्यू में P4 भी है, P2 भी है और P5 भी है और मेरी P1 भी है, ठीक है, P1 भी आ गई, मेरी P1 भी आ गई, मेरी क्या आ गई, P1 भी आ गई, ठीक है, मेरी क्या आ गई, P1 भी आ गई। अंडरस्टूड, समझ में आया, P1 भी आ गई। तो देखो अभी P3 नहीं आई है, P1 भी आ गई, तो मेरा किसका कम है, P4 P2 P5 P1 में से सबसे स्मॉलेस्ट फर्स्ट टाइम मेरा P1 का है, तो P1 यहां पे असाइन कर दो और पूरा का पूरा इसको दो चला, तो P1 मेरी हो गई खत्म, P1 मेरी हो गई खत्म। और एट टाइम 4 पर, ठीक है, एट टाइम 4 पर P1 मेरी यहां खत्म हो गई, तो रेडी क्यू में मेरे पास P4 है, P2 है और P3 है और P5 है और P5 है। तो जब सारी की सारी प्रोसेस आपके रेडी क्यू में अराइव कर जाएं, जो भी गिवन है आपको टेबल में, सारी की सारी प्रोसेस जब P4 में अराइव कर जाएं, तो वो SJF नॉन प्रिमिटिव की तरह फिर हम उसको बिहेव करा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका है यहाँ पे। तो देखो P4 P2 P3 P5 में से P1 तो गायब है, ये पूरी इन सब में से, ठीक है, इन सब में से P2 P3 P4 P5 में से सबसे वर्स्ट टाइम किसका है, देखो P2 और P3 का 2-2 है, लेकिन टाई होगा यहां पर, तो किसको पहले असाइन करेंगे, P2 को पहले असाइन करेंगे, क्योंकि इसका अराइवल टाइम रेडी क्यू में 1 है, इसका लेस है, तो P2 को पूरा असाइन करके कंप्लीट कर देंगे। कितना बचा था 2, तो 4 to 6 P2 आपका हो गया कंप्लीट। फिर P3 को कर देंगे, फिर P3 को कर देंगे, इसका कितना था भाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 8, P3 भी खत्म हो गया। अभी P4 और P5 बचा, इनमें से स्मॉलेस्ट फर्स्ट टाइम कितना है, P5 का है, तो P5 को असाइन कर देंगे, ठीक है, P5 को असाइन कर देंगे और P5 का कितना है 3 है, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, तो P5 भी मेरा खत्म हो गया। सबसे लास्ट में P4 को असाइन करेंगे, कितना है 5, 11 5 कितना हो जाएगा 16। समझ में आ गया होगा, ये तरीका है आपका SJF प्रिमिटिव को, ठीक है, सॉल्व करने का। अंडरस्टूड। तो अब यहां पे वही एक तरीका है जो मैंने आपको बताया, CT लिख लो, ठीक है, सारी प्रोसेस का यहां पे अगर मैं CT लिख दूं, कंप्लीशन टाइम सारी प्रोसेस का लिख दूं, यहां पे TAT लिख लो और यहां पे WT लिख लो, तो आसानी से आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे वैसे लिख लो,
ठीक है, यहीं पर लिख लिया करो, ठीक है, सॉल्व करने पे टेबल में ही, ठीक है। तो P1 का कितना है भाई, P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, लास्ट यहाँ पे है, ये है 4, ये है 4, P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है 4 है। P2 का कंप्लीशन टाइम देखो ये है 6, P3 का कंप्लीशन टाइम ये देखो यहाँ पर 8 है, ये है, एंड P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है, ये है 16, P4 का कितना है 16, और P5 का कंप्लीशन टाइम कितना है देखो ये है 11, ओके। तो ये तो कंप्लीशन टाइम आ गया सारी प्रोसेसेस का। कभी कभी वो आपसे कंप्लीशन टाइम ऑफ P3 P4 इस टाइप से ही पूछ लेते हैं, तो आप यहां से कैलकुलेट करके बता सकते हो। TAT मेरा क्या होता है, TAT CT माइनस AT होता है, CT माइनस AT। सो 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 1 हाउ मच 5, 8 माइनस 4 हाउ मच 4, 16 माइनस 0 हाउ मच 16, and 11 minus 2 how much 9, how much 9, okay। and WT मेरा क्या होता है, TAT minus BT, TAT minus BT। so WT 1 minus 1 0, 5 minus 4 1, 4 minus 2 2, 16 minus 6 10, and 9 minus 3 how much 6। so ये है आपका, यहां इन सबको कैलकुलेट कर लो, टोटल सम निकाल दो और डिवाइड बाय कर दो टोटल प्रोसेस से। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम नहीं, ये तो मेरा था P5 का कितना था 11, इसका सम निकालो ना TAT का और WT का, ठीक है। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकल आएगा। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालो, 5 1 6 6 4 10, 26 and 9, 26 and 9, 26 and 9 how much 33, 26 and 9 35, 26 and 9 35, and this is what 16 18 19 how much 19, okay। so average turnaround time कितना हो गया, 35 divide by how much 5 how much 7, and average waiting time कितना हो गया 19 divide by 5, okay, 5 3 जा 15 and 5 8 जा 40, okay, 3.8, अंडरस्टूड। तो ये एवरेज वेटिंग टाइम हो गया, ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया 7, ठीक है। इनको ऐड कर लो, 6 4 10 26 9 35, ठीक है, एंड ये कितना हो गया आपका 3 9 19, ठीक है। सो कोई भी कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डील करना है एज ए प्रिमिटिव को। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे P1 P2 P3 P4 P5 P6 आपके 6 प्रोसेस आईडी हैं, 6 प्रोसेसर हैं। अराइवल टाइम ये है इन सबका रेडी क्यू में, और वर्स्ट टाइम ये है इन सबका रेडी क्यू में, और वर्स्ट टाइम ये है एंड इनका, ठीक है। सो इफ द CPU शेड्यूलिंग पॉलिसी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, SRTF मतलब SJF प्रिमिटिव है। कैलकुलेट द एवरेज, ओके, वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फटाफट इसका भी हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, गैंट चार्ट बना देंगे इसका भी, ठीक है। गैंट चार्ट बना दो इसका भी फटाफट, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एट टाइम 0 पर रेडी क्यू में कौन सी है, P1 है, ये लिखना जरूरी है, तो आप गलती नहीं करोगे, ठीक है, गलती नहीं करोगे। सो P1 है, तो P1 को शेड्यूल करो, और कितनी यूनिट ऑफ टाइम तक चलाएंगे, सिर्फ 1 यूनिट ऑफ टाइम तक, क्योंकि एट टाइम 1 पर रेडी क्यू में P2 प्रोसेस भी अराइव कर रही है। तो एट टाइम 1 पर रेडी क्यू में आपकी P1 भी है और P2 भी आ गई, और इसका टाइम कितना बचा, 1 यूनिट चल गई है, 6 बची, ठीक है, 6 बची। तो अभी P1 P2 है, तो किसका कम है, किसका वर्स्ट टाइम कम है, किसको शेड्यूल करेंगे आउट ऑफ P1 P2, जो रेडी क्यू में अवेलेबल है एट टाइम 1 पर, P2 को। तो P2 को भी कितने टाइम तक चलाएंगे, सिर्फ एक टाइम तक, 1 से 2, 1 से 2, क्योंकि एट टाइम 2 पर रेडी क्यू में P3 भी आ रही है। तो ये कितना बचा यहाँ पे, ये 4 बच गया। तो एट टाइम 2 पे रेडी क्यू में P1 है, P2 है, और मेरी P3 भी आ गई, P3 भी आ गई।
तो आउट ऑफ P1 P2 P3 किसको पहले शेड्यूल करेंगे, जिसका वर्स्ट टाइम कम होगा। सो P3 का वर्स्ट टाइम कम है और इसको भी 1 यूनिट तक ही चलाएंगे, क्योंकि एट टाइम 3 पर रेडी क्यू में P4 भी आ रही है, तो इसको भी 1 यूनिट चलाएंगे, P3 को भी। ये मेरी बच जाएगी 2, ये मेरी बच जाएगी 2, और एट टाइम ऑफ 3 रेडी क्यू में P1 भी है, P2 भी है और P3 भी है और P4 भी है। P4 भी आपके अराइव कर गए एट टाइम 3 पर, ठीक है। तो इन तीनों में से, इन चारों में से सबसे कम किसका वर्स्ट टाइम कम है, P4 का। तो P4 अपने आप को पूरा ही खत्म कर लेगा, क्योंकि इसका वर्स्ट टाइम एक ही है, 1 यूनिट चला देंगे इसको। तो P4 मेरा 3 से 4 चल जाएगा और ये खत्म भी हो जाएगा। एट टाइम 4 पर रेडी क्यू में P5 भी आ गई, ये तो खत्म हो गई। एट टाइम 4 पर रेडी क्यू में P1 है, P2 है, P3 है और P5 है, P5 है। इन तीनों में से कम किसका है, ठीक है। देखो P3 और P4 का दोनों का वर्स्ट टाइम सेम है, तो यहाँ पे टाई आ गया। P3 और P5 का वर्स्ट टाइम सेम है, तो यहाँ पे टाई आ गया। तो टाई आ गया, कैसे ब्रेक करेंगे, जिसका अराइवल टाइम कम होगा रेडी क्यू में। तो P3 का अराइवल टाइम कम है, तो P3 को मैं यहाँ पे शेड्यूल कर दूंगा 4 से 5। तो P3 मेरा यहाँ पर 1 यूनिट और चल गया, ठीक है, 1 यूनिट और चल गया। तो और एट टाइम 5 पे रेडी क्यू में P6 भी आ गया, एट टाइम 5 पे। P1 भी है अभी मेरा रेडी क्यू में, सिर्फ P4 खत्म हुआ, P2 भी है, P3 भी है और P5 भी है और P6 भी आ गया, तो अब ये सब रेडी क्यू में अराइव कर चुकी हैं सारी की सारी प्रोसेस। SJF नॉन प्रिम्प्टिव में इसको रन कर दो, जिसका ऑल और जितनी भी यहाँ पे जितनी प्रोसेस अवेलेबल है उसमें जिसका वर्स्ट टाइम सबसे कम है उसको पहले शेड्यूल करके पूरा एग्जीक्यूट करा दो, जितना भी उसका वर्स्ट टाइम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर P2 और P6, ठीक है, सॉरी P3 और P6 में टाई है, फिर से P3 और P6 में टाई है, दोनों का वर्स्ट टाइम कितना है, इसका ही वर्स्ट टाइम 1 है और P6 का भी 1 है, लेकिन P3 को पहले शेड्यूल कर देंगे और इसको यहाँ पे खत्म कर देंगे। 5 और 1 6 और P3 हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। तो P3 भी हो गया आपका कंप्लीट। अब मेरा क्या क्या बचा है यहाँ पे, P1 P2 P5 और P6। तो फिर P6 को कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि इसका कम है 6 से 7, तो मेरा P6 भी चला गया। अब मेरा P1 P2 P5 बचा, P1 ये भी खत्म हो गया, P1 P2 और P5। P1 का कितना है 6, P2 का 4 और P5 का 2। तो P5 यहाँ शेड्यूल कर दो, 7 to 9 पूरा इसको एग्जीक्यूट कर दो भाई, P5 भी आपका खत्म हो गया। अब P1 और P2 बचा, तो कम किसका है, P2 का कम है, तो P2 यहाँ पे शेड्यूल कर दो, 9 4 कितना हो जाएगा 13, तो मेरा P2 भी खत्म हो गया। अब बचा मेरा P1, तो P1 का कितना बचा हुआ है अभी 6, 13 और 6 कितना हो जाएगा 19। सो ये गैंट चार्ट बन गया इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किस टाइम पे रेडी क्यू में कौन कौन सी प्रोसेस अवेलेबल हैं, ऐसे अगर आप लिख लोगे तो आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो अब इसका यहाँ पे CT निकाल लेते हैं, ठीक है। कंप्लीशन टाइम यहाँ पे TAT लिख लेते हैं और यहाँ पे WT लिख लेते हैं, वेटिंग टाइम लिख लेते हैं, ठीक है, वेटिंग टाइम लिख लेते हैं। तो कर लो इस क्वेश्चन को फटाफट। तो कंप्लीशन टाइम ऑफ P1, देखो P1 कहाँ जाके कंप्लीट हो रहा है, ये कंप्लीट हो रहा है, तो 19 है। कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 कितना है, 19 है। कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 देखो यहाँ पे कितना है, 13 है। कंप्लीशन टाइम ऑफ P3 देखो यहाँ पे कितना है, 6 है। कंप्लीशन टाइम ऑफ P4 देखो कितना है, 4 है। P4 का कितना है, 4 है। P5 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 9 है। और P6 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 7 है। तो ये कंप्लीशन टाइम आ गया। टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर दो। सो CT माइनस 80, 19 माइनस 0 19, 13 माइनस 1 12, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 3 1, 9 माइनस 4 5, 7 माइनस 5 2, ठीक है। ये टर्न अराउंड टाइम आ गया इसका। वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लो भाई, TAT माइनस BT होता है। सो 19 माइनस 7 12, 5 माइनस 12 माइनस 5 7, 4 माइनस 3 1, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1। इसको ऐड कर लो और इसको ऐड कर लो, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम आपको पता चल जाएगा। सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना है, 19 12 31 4 35 36 41 43, ठीक है। और ये कितना है, 19 20 24,
19, 20, 24, ठीक है। तो बस हो गया आपका काम। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना है, 43 डिवाइड बाय हाउ मच, 6। तो 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 1, और 6 1 जा 6, और 6 6 जा 33, यानी 7.16 आ जाएगा अगर 2 डेसिमल पॉइंट तक निकालें तो। और एवरेज वेटिंग टाइम कितना आ जाएगा, 24 डिवाइड बाई 6 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है, ठीक है, एसआरटीएफ वाले क्वेश्चन को, एसडीएफ प्रिमिटिव वाले क्वेश्चन को, ठीक है, अंडरस्टूड। सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से खत्म कर लेते हैं इसको भी। तो मैंने आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दे दी है कि कैसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे आपके एसआरटीएफ से, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट से, ठीक है। अब आप बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे। सो यहाँ पे 3 प्रोसेसेस है, P1, P2, P3, उनका वर्स्ट टाइम, उनका अराइवल टाइम गिवन है, ठीक है। इफ द सीपीयू शेड्यूलिंग पॉलिसी इज एसआरटीएफ, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। आपको एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। सो जल्दी से करो इस क्वेश्चन को, 3 प्रोसेसेस ओनली, ठीक है। आराम से हो जाना चाहिए आपसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं जल्दी से कर देता हूं। सो गैंट चार्ट बना लेते हैं यहाँ पर, गैंट चार्ट बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसको सॉल्व कर देते हैं। कितनी प्रोसेसेस है, 3 प्रोसेसेस है हमारे पास, ठीक है। तो एट टाइम 0 पर रेडी क्यू में सिर्फ P1 है, एट टाइम 0 पर रेडी क्यू में P1 है, तो लेकिन इसको एक टाइम तक ही चलाएंगे क्योंकि प्रिमिटिव नेचर है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है। सो एक यूनिट ही चलाएंगे 0 से 1, कितना बचेगा, ये अभी 8 यूनिट बचा हुआ है। तो एट टाइम 1 पे रेडी क्यू में मेरे पास अभी P1 भी बची हुई है और P2 भी अराइव कर गई। आउट ऑफ P1 P2 किसको शेड्यूल करेंगे, P2 को शेड्यूल कर देंगे क्योंकि इसका वर्स्ट टाइम कम है। एक यूनिट ही चलाएंगे इसको भी 1 से 2, ये कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। और एट टाइम 2 पर रेडी क्यू में मेरे पास P1 भी है, P2 भी है और मेरे पास P3 भी अराइव कर गई। सो सारी की सारी अराइव कर गई। अब देख लो किसका वर्स्ट टाइम कम है, ठीक है, उसको सीपीयू असाइन करके पूरा एग्जीक्यूट करा दो, ठीक है। सो P1 P2 P3 में से किसका वर्स्ट टाइम कम है, मेरा P2 का। तो P2 को फिर से यहाँ पे शेड्यूल कर दो, कितना बचा था, 3, 2 से 5, 2 + 3 5, तो P2 मेरा गायब हो गया। देन P1 P2 में से P1 को असाइन कर दो। सो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, मेरा P1 गायब हो गया। P3 बचा, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये आपका गैंट चार्ट बन गया यहाँ पे, ठीक है भाई। तो CT, TAT एंड WT निकाल दो फटाफट, CT, TAT और WT निकाल दो। P1 कहाँ कंप्लीट हो रही है, 13 पे, P1 का कंप्लीशन टाइम देखो ये 13 है, P2 का 5 है, P2 का 5 है और P3 का कितना है, 22 है, 22। So TAT, CT, TAT, CT minus AT, 13 minus 0, 13, 5 minus 1, 4 and 22 minus 2, 20. WT, TAT minus BT, 13 minus 9, 4, 4 minus 4, 0 and 20 minus 9, 11. कितना हो जाएगा ये, 15, और ये कैलकुलेट कर दो कितना हो जाएगा, 24 and 37, 24 and 37, ठीक है। सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया, 37 डिवाइड बाई 3, ओके, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12.3 नियर अबाउट। एंड एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो गया, 15 डिवाइड बाई 3, ओके, कितना हो गया, 3 5 जा 15, 5, ठीक है। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड, ओके। सो इस तरीके से डील करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जल्दी से कर दो। ऐसे सिंपली वो आपसे टर्न अराउंड टाइम या वेटिंग टाइम किसी एक प्रोसेस का भी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो उनको भी आप ऐसे इस तरीके से डील करोगे। इफ द सीपीयू शेड्यूलिंग पॉलिसी इज एसआरटीएफ, कैलकुलेट द वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P2, ठीक है, वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है प्रोसेस P2 का, ठीक है। तो ये प्रोसेस आईडी है, ये अराइवल टाइम है, ये आपका वर्स्ट टाइम है, ठीक है, और एसआरटीएफ यूज करनी है। तो जल्दी से मुझे बताओ उसका कितना आएगा आंसर, जल्दी से बताओ कि वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P2 कितना होगा। तो आपको कैलकुलेट तो पूरा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आप गैंट चार्ट बना लीजिए।
इसके लिए भी आप गैंट चार्ट बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है, गैंट चार्ट बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है। सो गैंट चार्ट बना लेते हैं यहाँ पर, गैंट चार्ट बना लेते हैं यहाँ पर। सो P1 प्रोसेस को का अराइवल टाइम रेडी क्यू में 0 है, तो 0 पे यहाँ पे P1 है, तो 0 पे P1 है, तो उसको कहाँ तक चलाएंगे हम लोग, नेक्स्ट P2 मेरा अराइवल टाइम कितना है उसका 15 है रेडी क्यू में। सो P1 असाइन करेंगे, इसको 0 से 15 चला देंगे, तो यहाँ पे 15 टाइम चल चुका, कितना बचेगा 5। तो एट टाइम 15 पर रेडी क्यू में आपका P1 भी है और P2 भी है, लेकिन लेस किसका है, P1 भी है और P2 भी है, लेस किसका है, P1 का ही है, तो P1 ही हम लोग यहाँ पे शेड्यूल कर देंगे और इसको पूरा एग्जीक्यूट कर देंगे, कहाँ तक 20 तक, कहाँ तक 20 तक। तो एट टाइम 20 पर मेरा P1 खत्म हो गया, रेडी क्यू में सिर्फ एक प्रोसेस है P2, तो P2 ही शेड्यूल करेंगे, तो P2 को शेड्यूल कर दो, P1 तो खत्म हो गया, P2 को ही शेड्यूल करो, कहाँ तक चलाएंगे, कहाँ तक चलाएंगे 30 तक चलाएंगे, क्योंकि एट टाइम 30 पर रेडी क्यू में P3 आ रही है, तो P2 को 30 तक मतलब 10 चलाएंगे यहाँ पे, तो कितना बच जाएगा 15 बच जाएगा, तो 30 तक चलाया, ठीक है। तो एट टाइम 30 पर रेडी क्यू में मेरे पास P2 भी है और मेरे पास P3 भी अराइव हो गई, P3 भी अराइव हो गई, ठीक है, P3 भी अराइव हो गई। अब P2 P3 में से किसको असाइन करेंगे, P3 को असाइन कर देंगे, किसको असाइन करेंगे, P3 को, ठीक है, P3 को। तो P3 का कितना है 10 है, तो 40 पूरा कंप्लीट कर लेगी अपने आप को, तो P3 भी मेरी गायब हो गई, तो P3 भी मेरी गायब हो गई। तो एट टाइम 40 पर रेडी क्यू में सिर्फ एक है P2, तो P2 को चला दो, कितना P2 को 5 और चला दो 45, P2 को 5 और चला दो 45, ठीक है 45। तो एट टाइम 5 और चला दो, कितना बचा 10। तो एट टाइम 45 पे रेडी क्यू में P2 है और P4 है, P2 और P4 में से लेस किसका है, P2 का है, तो P2 को फिर से चला दो, पूरा कंप्लीट करा दो, कितना 55 हो गया, तो P2 कंप्लीट हो गई, लास्ट में बचा P4, P4 को पूरा शेड्यूल कर दो, और कितना है इसका 15, 55 प्लस 15 कितना हो जाएगा 70 सॉरी। सो यहाँ पे CT निकाल दो सबका, TAT निकाल दो और WT निकाल दो। उसने वेटिंग टाइम पूछा है किसका, उसने वेटिंग टाइम पूछा है किसका, उसने वेटिंग टाइम पूछा है किसका, प्रोसेस P2 का, ठीक है। तो CT कितना है, सीट कंप्लीशन टाइम ऑफ P1, P1 कितना है 20, P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है 55 और P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है 40 और P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है 70। तो TAT निकाल दो, 20 माइनस 0 20, 55 माइनस 15 कितना 40, ओके 40 एंड 40 माइनस 30 कितना है 10 एंड 70 माइनस 45, 70 माइनस 45 CT माइनस अराइवल टाइम, 70 माइनस 45 कितना 25। तो P2 का आपका वेटिंग टाइम P1 20 माइनस 20 0, P2 का TAT 40 माइनस 25 कितना 15, 10 माइनस 10 0, 25 माइनस 15 10। सो P2 का पूछा था आंसर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, यानी कि वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P2 कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। सो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। सो अभी तक हम लोग यहाँ पे लेक्चर 1 2 3 4 5 डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हम लोग लेक्चर 5 जो अभी हम रिसेंटली डिस्कस किया है, अभी डिस्कस ये लेक्चर 5 ही है। यहाँ पे FCFS बैलेंस टाइम ऑफ प्रोसेसेस SJF के दोनों मोड डिस्कस के लिए क्वेश्चंस लगा लिए अपने, ठीक है, कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 6, वहां पे CPU शेड्यूलिंग ही चैप्टर रहेगा, लेकिन उसमें LGF डिस्कस करेंगे और राउंड रॉबिन डिस्कस करेंगे, ठीक है, राउंड रॉबिन डिस्कस करेंगे। देन फिर उसके बाद लेक्चर 7 एंड सो ऑन। टोटल इस तरीके से हम लोग कितने लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, 20 लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं फॉर दिस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, अंडरस्टूड। सो आई थिंक आपको इस लेक्चर में भी मजा आया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको मजा आ रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और फुल लेक्चर आप वॉच करो, ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू।